नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज से फिर शुरू करते हैं एक बार बिहार स्पेशल की सीरीज, जो पहले गुप्त साम्राज्य तक करा दिया गया था। अब शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य से। तो गुप्त, पहला सवाल बनता है कि गुप्त थे कौन। समझ रहे हैं? पहला सवाल ये बनता है कि गुप्त थे कौन। तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। और दूसरा सवाल बनता है कि ये कहाँ थे। तो ये यूपी के और बिहार के राजवंश, जब मुगल काल का पतन हो जाता है उसके काफ़ी दिनों तक कोई एक वर्चस्वशाली शासक नहीं हो पाता है, और उन्हीं के बीच ये सामंती राजों का, जो प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। कब होता है प्रांतीय राज्यों का उदय? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। उसी में से ये गुप्त साम्राज्य एक रहता है, एक साम्राज्य रहता है जिसकी स्थापना श्रीगुप्त, जैसा कि लिखा हुआ, श्रीगुप्त ने किया था। कब किया था? 240 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। किसका? श्रीगुप्त का। ये गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक तथ्य और आता है कि कहीं कहीं घटोत्कच को माना जाता है। तो प्रभावती गुप्ता, कौन? प्रभावती गुप्ता की रिद्धपुर जो अभिलेख है, रिद्धपुर अभिलेख, इससे पता चलता है कि इसका प्रथम शासक प्रभावती गुप्ता के द्वारा लिखा गया। इसका प्रथम शासक जो है कि घटोत्कच है। लेकिन ये तथ्य सही नहीं रहता है, ये तथ्य गलत रहता है। इसको नहीं मान के चला जाता है, कि जानवर नहीं मानता है। अब गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त कर देता है। फिर उसके बाद घटोत्कच आता है। कौन? इसके बाद एक छोटा सा शासक रहता है, घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल बस ध्यान रखते हैं। घटोत्कच का शासनकाल 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व रहता है। इसके बाद कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का कहानी शुरू होता है। किसके बाद? घटोत्कच के बाद। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। फिर ये श्रीगुप्त जो था, इसके बारे में ईतसिंह का विवरण मिलता है। ईतसिंह श्रीगुप्त के बारे में लिखा है। ठीक है, ईतसिंह यात्री में देख लेंगे कि संभवतः अयोध्या में प्रयाग और सारनाथ के क्षेत्र में था। ईतसिंह के विवरण से पता चलता है कि इसका शासनकाल अयोध्या में प्रयाग तक था, उत्तर प्रदेश। और इलाहाबाद स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि श्रीगुप्त स्थापना किया था गुप्त साम्राज्य का। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। किसके बाद एक शासक आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वतंत्र शासक माना जाता है। किसका? गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, जिसका शासनकाल 320 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईसा पूर्व तक रहता है। ये सब ईसा पूर्व में है। ठीक है, सॉरी, ईसा पूर्व बोल दिए, ईस्वी है, ईस्वी, क्योंकि गुप्त साम्राज्य ईस्वी में आ चुका रहता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम स्वतंत्र शासक, पहला फैक्ट, स्वतंत्र शासक है। दूसरा फैक्ट, इसका उपाधि महाराजा धीराज की रहती है। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि रहती है। ये लेता है, धीराज की उपाधि लेता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम भारतीय मूल का, कौन था? भारतीय मूल का शासक था, जिसने सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए, जिसपे एक तरफ इसकी खुद की आकृति थी और इसके पत्नी कुमार देवी की आकृति थी। दूसरे तरफ
लक्ष्मी की आकृति थी, लक्ष्मी की आकृति थी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो लक्ष्मी की आकृति की सोने के सिक्के जारी किया और प्रथम भारतीय मूल का था जो सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ये इतना तक समझ में आ रहा होगा। और राजधानी जो था, राजधानी वो पाटलिपुत्रा को बनाया। पाटलिपुत्रा को प्रथम शासक था गुप्त साम्राज्य का जो पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई। ये बहुत पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी कहाँ थी, समझ रहे हैं। और ये कुमार देवी की आकृति जो था, ये कुमार देवी थी वैशाली की। कहाँ की? वैशाली गणराज्य की कुमार देवी थी। इससे शादी करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को कौशाम्बी तथा कौशल के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और ये भी पूछता है कि जैसे कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी और चंद्रगुप्त, इन दोनों के सिक्के जारी किए गए, एक तरफ और दूसरी तरफ लक्ष्मी थी। इसको बना के पूछ देता है कि राजा रानी के सिक्के, राजा रानी के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे। तो ध्यान रखिएगा, राजा रानी के सिक्के जो है वो कौन जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना फैक्ट इसके चंद्रगुप्त प्रथम को लेकर याद रखना है। फिर उसके बाद चलना है हम लोगों को, चलते हैं समुद्रगुप्त की तरफ। किसके तरफ? समुद्रगुप्त की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और ये समुद्रगुप्त जो रहता है वो कुमार देवी का बेटा रहता है। कुमार देवी का बेटा रहता है। कुमार देवी का बेटा रहता है ये। ठीक है, इसका एक चीज़ और देखते हैं, इसका जो मंत्री रहता है ना, दरबारी कवि, दरबारी कवि और मंत्री कौन रहता है? हरिसेन रहता है। हरिसेन रहता है। और यही हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लिखता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता माना जाता है। कौन? हरिसेन। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। ठीक है, जिसमें उसके राज्यारोहण और विजय के बारे में बताया गया है। विजय के बारे में बताया गया है। एक चीज़ और देखेंगे कि भारत का नेपोलियन कौन कहता है इसको? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो रहता है वो इसको भारत का नेपोलियन कहता है। क्या कहता है? भारत का नेपोलियन कहता है। B.A. स्मिथ कहता है। क्या कहता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त में और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो देख लेते हैं। इस समुद्रगुप्त में एक घटना होती है जो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, कौन? मेघवर्मन आज्ञा लेकर गया में एक मठ बनवाता है। गया में एक मठ, जो कौन सा मठ रहता है? बौद्ध मठ रहता है। और ये खुद समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक रहता है। विष्णु का उपासक रहता है। हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, इसलिए ये कुछ उपाधियां धारण करता है। जैसे इसको एक किताब है काव्यालंकार सूत्र। कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र है। उसमें समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश कहा गया है। चंद्र प्रकाश कहा गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा है? चंद्र प्रकाश कहा गया है। किसमें? काव्यालंकार सूत्र में।
वसुबंधु जो रहता है इसको मंत्री नियुक्त करता है। वसुबंधु को अपने मंत्री नियुक्त करता है कौन? समुद्रगुप्त। किसको? वसुबंधु को। वसुबंधु को ये क्या करता है? मंत्री नियुक्त करता है। इसके पहले जो थे वो दरबारी कवि या मंत्री, इन कंफ्यूज नहीं होएगा। दरबारी कवि और मंत्री दोनों के पद पर हरिसेन रहता है, लेकिन अगर केवल मंत्री आ जाए तो ये वसुबंधु को टिक कीजिएगा। समुद्रगुप्त जो रहता है वो वीणा वादन में निपुण रहता है। किसमें? वीणा बजाता है। समुद्रगुप्त क्या करता है? वीणा बजाता है, जो शौकीन रहता है। कई सारे सिक्के ऐसे भी हैं जो वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं, वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोई चीज़ है नहीं, और इसके बाद ध्यान भी नहीं देना। देखिए कंपटीशन की दुनिया है, इसमें विद्वान नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन सफल वही होता है जो ये समझता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, क्या नहीं पढ़ना है ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ये उपाधि रहता है, लेकिन इतिहास में इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। जिसका शासनकाल 380 ईसा पूर्व ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहता है। ये पहले करता क्या है? क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बीच, इन दोनों के बीच एक शासक आता है। कौन आता है? एक शासक रामगुप्त। रामगुप्त ये कायर और अयोग्य रहता है। क्या रहता है? अयोग्य रहता है। तो क्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय? इसकी पत्नी को मार देता है। इसकी पत्नी को मार देता है और इसकी पत्नी से शादी कर लेता है और रामगुप्त को मार देता है। इसकी पत्नी से शादी कर लेता है ध्रुव स्वामिनी से। इससे क्या करता है? शादी करता है, और इसको रामगुप्त को क्या करता है? मार देता है। कौन मार देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय मार देता है। ठीक है, इसके बाद ये मालवा को भी अपने साम्राज्य छोड़ते हैं। युद्ध विवरण बाद में देखते हैं, पहले इसके देखते हैं। एक और शादी होती है, नागवंशीय कन्या। नागवंशीय कन्या जो रहती है कुबेर नाग से शादी करता है। कुबेर नाग से शादी करता है। ठीक है, ऐसी कुबेर नाग की पुत्री रहती है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्त जो गुप्त साम्राज्य की एकमात्र महिला शासक होती है। समझ रहे हैं इस बात को कि गुप्त साम्राज्य में भी एकमात्र महिला शासक थी। वो कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। ये बहुत होशियार होता है। ये शादी क्यों करता है? क्योंकि ये साम्राज्य सुदृढ़ करना चाहता है। साम्राज्य सुदृढ़ करना चाहता है, और करता भी है। वैवाहिक संबंधों के आधार पर गुप्त साम्राज्य का एकमात्र शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपने साम्राज्य को समृद्ध किया। और इस प्रभावती गुप्ता का विवाह पता है कहाँ करता है? वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से करता है। रुद्रसेन से करता है। इसी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसका राजनीतिक विजय से ज़्यादा इसकी ख्याति संस्कृति में रहता है। सांस्कृतिक विजय में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके दरबार में 9 रत्न रहते हैं। 9 रत्न रहते हैं किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। और इन्हीं 9 रत्नों के वजह से गुप्त साम्राज्य को प्राचीन इतिहास में कला व
संस्कृति साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है प्राचीन इतिहास में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखे होंगे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इनके वो 9 रत्न कौन कौन से थे और किस किस विषय से संबंधित थे ये 9 रत्न। धन्वंतरी पहला लेके चलते हैं। धन्वंतरी थे। ये क्या थे? एक वैद्य थे। धन्वंतरी थे, वो वैद्य थे। ठीक है। दूसरा छपणक। ये किस पेशे से संबंधित थे? तो ये भिक्षाटन जो है करते थे, मतलब क्या बोलते हैं इसको? सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी थे। उसके बाद तीसरा आता है अमर सिंह। ये भी 9 रत्न में था। 9 रत्न का हम नाम लिखा रहे हैं और पेशा बता रहे हैं। ये विद्वान थे और इन्होंने रचना किया था अमरकोश का, गुप्तकालीन रचना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अमरकोश कब की रचना है? गुप्तकालीन रचना है। इसमें इसकी खासियत क्या है? ये विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का प्रथम समांतर कोश माना जाता है। किसको? अमर सिंह की रचना अमरकोश को। ठीक है। चौथा जो रहते हैं अपने, वो शंकु रहते हैं। शंकु कभी कभी ऑप्शन में जो है शंकुक आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनका पूरा नाम, शंकु का पूरा नाम शंकुक था। ठीक है। और इनकी एक रचना है भुवनाभुद्यम। कौन सी रचना है? भुवनाभुद्यम इनकी रचना है। किनकी रचना है? शंकु की। ठीक है। भुवनाभुद्यम शंकु की रचना है, जो एक विद्वान थे। 5वें नंबर पे आते हैं आपके बेताल भट्ट। ये कहानी विक्रम और बेताल की कहानी जो है ना, जगत प्रसिद्ध, उसी में के ये बेताल भट्ट हैं, जो पंचविंशति के रचयिता थे। क्या इन्होंने क्या लिखा था? पंचविंशति लिखा था। पंचविंशति नामक ग्रंथ का रचना किया था। कौन? बेताल भट्ट ने। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और ये क्या किए हैं? विक्रम बेताल की कहानियों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम, साहस आदि कथाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद 6वें नंबर के आते हैं घटपर्क। तो ये क्या होते हैं? ये संस्कृत के रहते हैं, संस्कृत के विद्वान रहते हैं, ज्ञाता रहते हैं। ये संस्कृत में 2 काव्य लिखते हैं, एक यमक और अनुप्रास की रचना करते हैं ये। ठीक है। और इनका दूसरा ग्रंथ नीतिसार रहता है। नीतिसार किसका ग्रंथ है? नीतिसार घटपर्णक की। इसके बाद 7वें तो आप लोग जानते ही होंगे कि 7वें कौन रहते हैं। तो 7वें हमारे रहते हैं कालिदास जी। कौन रहते हैं? कालिदास जी रहते हैं 7वें। तो कालिदास के बारे में आप सब लोग परिचित होंगे और कालिदास की 1-2 रचनाएं भी आप लोगों को पता होंगी, जिनके बारे में विशेष नहीं बताएंगे, उतना ही 1-2 रचना पूछती है। 7वें जो रहते हैं वो कालिदास रहते हैं। कौन रहते हैं? कालिदास रहते हैं। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिनको याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो था वो सर्वोत्कृष्ट रचना थी। ऐसे तो वो
कई सारे ग्रंथ और रचना किए थे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षीय, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सारी रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना थी। ये कालिदास जो थे ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बहुत करीब थे, बहुत करीब, मतलब प्राण प्रिय भी बोल सकते हैं, प्राण प्रिय। कभी प्रश्न में आ जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्राण प्रिय निम्न में से कौन है, और उसमें ऑप्शन आ जाए कालिदास का, तो कालिदास मारिए, ठीक है। अब 8वां लेके चलते हैं, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर को, मिहिर 8वां कौन था, वाराह मिहिर था, जो गणित के भी ज्ञाता थे और खगोल के भी ज्ञाता थे। कौन, गणित और खगोल के दोनों के ज्ञाता थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा आदि कहानियों की रचना किया था। क्या क्या, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, बृहत जात, बृहत जात, और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और योग यात्रा, योग यात्रा की रचना किए थे। कौन किए थे, वाराह मिहिर किए थे। लास्टवा और 9वां हमारे हैं, वो है वररुचि, वररुचि, वररुचि थे। ये क्या थे, ये भी ग्रंथ के रचयिता थे, ये विद्वान थे। इनका 1-2 ग्रंथ याद रखिएगा, पत्र कौमुदी, सदुक्तिकारमुक्त, कौन, पत्र कौमुदी, और दूसरा ग्रंथ रहता है इनका सदुक्ति करणामृत, सदुक्ति करणामृत, करणामृत। इनकी 2 रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा, पत्र कौमुदी और सदुक्ति करणामृत। किसकी रचना है, वररुचि की। ये कहाँ निवास करते थे, तो ये निवास करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब आइए, नवरत्नों की चर्चा हो गई है, तो नवरत्नों में देख लेते हैं कि किन किन शासक के काल में नवरत्न रहते थे और वो कब कब रहे थे। तो नवरत्न में देखते हैं अकबर, अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे, जो अलग अलग पेशे से संबंधित थे। उसके बाद शिवाजी के काल में अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान थे, किनके काल में, शिवाजी के काल में, ठीक है। और एक के कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय के काल में भी थे, विजयनगर साम्राज्य में नवरत्न रहते थे, ठीक है। इन नवरत्नों का काम क्या था, आधुनिक किचन कैबिनेट की तरह, किचन कैबिनेट की तरह। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे किचन कैबिनेट क्या है, तो जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा किचन कैबिनेट क्या होता है। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि सरकार के अंदर, मतलब इनकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस ये नियम कानून बनाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, नियम कानून, मार्गदर्शन आदि करने वाले मंत्रियों के समूह, जो हमेशा एक कमरे में बैठ के ये सब चीज़ें निर्धारित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। वो मंत्रियों का समूह रहता है, उसको किचन कैबिनेट बोला जाता है। अब कुमारगुप्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। कुमारगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आ गया कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो होता है वो 412 से 455 ईसा पूर्व तक रहता है, 412 से
455 ईसा पूर्व तक रहता है। कौन रहता है? कुमारगुप्त। इसका शासनकाल क्या रहता है? ईस्वी तक। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम और फेमस क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। ठीक है, कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक यात्री आया था, फाहियान। ये छूट गया था बताना, फाहियान, जिसकी रचना क्या थी? फा क्यों की, फा क्यों की इसकी रचना थी, जो 3 वर्ष तक पाटलिपुत्रा में रहा और संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत का पाठन किया। फाहियान ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, अब कुमारगुप्त में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक चीज फैक्ट याद रखना है, जिसमें बहुत सारे विदेशी यात्री आते थे यहाँ पे अध्ययन करने। ठीक है, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, ये महेंद्रादित्य इसकी उपाधियां थी, 2-3 नोट कर लीजिएगा। महेंद्रादित्य की उपाधि है, और श्री महेंद्र की उपाधियां थी। और इसके सिक्कों से पता चलता है कि ये अश्वमेघ यज्ञ किया रहता है। अश्वमेघ यज्ञ किया रहता है कौन? कुमारगुप्त प्रथम। और एक फैक्ट याद रखिएगा कि कभी पूछ दे कि गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं? तो इसी के मिले हैं। किसके? कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख मिले हैं। ये चांदी का जो सिक्का चलवाता था, कुमारगुप्त प्रथम चांदी का जो सिक्का चलवाता था, उसमें मोर की आकृति का चलवाता था, और अपने चांदी के सिक्के को दिनार नाम दिया था। जो दिनार के नाम से जाना जाता था, चांदी का सिक्का जो था वो मोर आकृति का था, और गुप्त साम्राज्य में दिनार कहा जाता था। अब नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम करता है, जिसके 2-3 भाग थे। रत्नरंजक, नालंदा विश्वविद्यालय के 2-3 भाग थे। रत्नरंजक, दूसरा रत्नसागर। ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के भाग हैं, अलग अलग। रत्नोदधि, ये 3 भाग थे, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय को इन्हीं 3 भाग की वजह से ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय की खोज कौन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किया था कनिंघम एक पुरातत्ववेदा था, जो नालंदा विश्वविद्यालय का खोज किया था। अब कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही इतसिंह आया था। इतसिंह जो था वो कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में 673 ईसा पूर्व या 7वीं ईस्वी सदी में आया था। और ये बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की खुद की मुद्रा थी। इतसिंह क्या बोलता है? खुद की मुद्रा थी।
किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ये कौन बोलता है? इत सिंह बोलता है, जिस पर पाली भाषा में एक लेख लिखा होता था, जिसमें लिखा हुआ था नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। आर्य भिक्षु संघस्थ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। बहुत फैक्ट देख लिए कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कुमारगुप्त के बारे में, और ना ही आज तक पूछा हुआ है। तो बस उम्मीद रखिएगा इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस विश्वास रखिए, एग्जाम जितना पूछता है उतना ही आपको पढ़ाया जाता है। स्कंदगुप्त का शासनकाल सबसे पहले देखते हैं 455 ईसा पूर्व से 67 ईस्वी तक रहता है। बार बार ईसा पूर्व निकल जा रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ईस्वी है। 455 ईस्वी से 67 ईस्वी तक रहता है। स्कंदगुप्त जब शासक बनता है, इसके शासक बनने के बाद ही पुष्यमित्र शुंग आक्रमण कर देता है। और इसी पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण के समय कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है और तब शासक बनता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त प्रथम शासक था, शुंगों और हुड़ों को पराजित किया। जब इसके पिताजी खुद मर गए रहते हैं पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण से, तो क्या करेगा? बनते ही शुंग वंश और हुड़ आक्रमण को खत्म करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये स्कंदगुप्त जो शुंग और हुड़ वंश के आक्रमण को खत्म करता है, और प्रथम आक्रमण भी माना जाता है शुंगों का। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ लेख में इसको मलेच्छ कहा गया है। हुड़ों को मलेच्छ कहा गया। किसको? हुड़ों को मलेच्छ कहा गया। किस में? जूनागढ़ अभिलेख में। ये अपनी राजधानी जो था वो अयोध्या लेके गया था। पाटलिपुत्र से अयोध्या लेके गया अपनी राजधानी। कौन लेके गया? स्कंदगुप्त। अपनी राजधानी को कहाँ लेके जाता है? अयोध्या। 12 वर्ष तक शासन करता है ये आदमी स्कंदगुप्त। इसकी एक मूर्ति मिलती है बिहार के सुल्तानगंज से। किसकी मूर्ति रहती है? ये बुद्ध की मूर्ति रहती है। बुद्ध की, जो 2 फीट ऊंची रहती है और कांसे की मूर्ति है। किसकी है? कांसे की मूर्ति है। ठीक है, जो कांसे की मूर्ति रहती है वो मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, और इसी स्कंदगुप्त के शासनकाल में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है, जिसमें एरण अभिलेख में बताया गया। सती प्रथा का पहला प्रमाण किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, समझ रहे हैं ये बात? स्कंदगुप्त के बाद एक शासक आता है भानुगुप्त। कौन आता है? भानुगुप्त आता है शासक स्कंदगुप्त के बाद। नहीं, ये अंतिम रहता है, अंतिम शासक रहता है। कौन? भानुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद एक शासक आता है बुद्धगुप्त। इसके शासनकाल में होता यह है कि स्कंदगुप्त जिन हुड़ों को नियंत्रित रखा था, बुद्धगुप्त के समय वो हावी होने लगे। कहाँ? गुप्त साम्राज्य पे हावी होने लगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों,
अब बुद्धगुप्त का शासनकाल याद रखिएगा 476 ईसा पूर्व से ईस्वी से 96 ईस्वी तक, 476 ईस्वी से 496 ईस्वी तक बुद्धगुप्त का शासनकाल रहता है। इसके बाद कुछ है नहीं इसके शासनकाल में। फिर आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त जो अंतिम शासक रहता है, अंतिम शासक रहता है किसका, गुप्त साम्राज्य का, भानुगुप्त। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, भानुगुप्त जो रहता है वो अंतिम शासक रहता है। और इसी के शासनकाल में 6ठी शताब्दी तक, 6ठी सदी तक गुप्त साम्राज्य के कुछ भागों पर हुड़ों का आक्रमण हो जाता है, तो कुछ भागों पर जो है कि मौखरी वंश का शासक हो जाता है, मौखरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। अब गुप्त साम्राज्य में कुछ विशेष तथ्य हैं। कई जगह किताबों में ये देखने को मिलेगा कि कुमार गुप्त तृतीय, कुमार गुप्त थर्ड अंतिम शासक था, जो एकदम गलत है। इसका अंतिम शासक कौन था, भानुगुप्त। और ये याद रखिएगा कि भानुगुप्त ही अंतिम शासक था। ठीक है, ये नहीं कंफ्यूज होगा। कुमार गुप्त तृतीय अलग अलग स्रोत से पढ़ के कंफ्यूज जाइएगा और एग्जाम में जाके इसको टिक कीजिएगा और ये गलत हो जाएगा, जो 1/3 निगेटिव का कारण बनेगा। अब कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के। विशेष तथ्य में अजगैबी नाथ का मंदिर, क्या है, अजगैबी नाथ का मंदिर, अजगैबी नाथ का मंदिर जो रहता है कहल गांव से, कहल गांव भागलपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गुहा भी मिला है कहल गांव में जो गुप्त काल। इनका चिन्ह था गरुड़, राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य का गरुड़ राजकीय चिन्ह था। और इनमें जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखित, वो गुप्त साम्राज्य में ही लिखी गई थी। ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये पंचतंत्र गुप्त साम्राज्य में ही लिखी गई थी। और जो सती प्रथा का प्रमाण मिला था वो एरण अभिलेख से मिला था, एरण लेख से, जो कब का है, 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज की पत्नी, एक सैनिक रहता है गोपराज, इसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण दिया गया है। ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है तो इसकी पत्नी सती हो जाती है। कौन हो जाती है, गोपराज की पत्नी सती हो जाती है। गुप्त काल में कुछ और चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने योग्य है, एग्जाम हॉल में दिख जाते हैं, एग्जाम के प्रश्न पत्र में कभी कभी। उसमें से कला का विकास, कला में शिखर युक्त मंदिर, शिखर युक्त मंदिर कब आया था, तो गुप्त काल में ही आया शिखर युक्त मंदिर, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, शिखर युक्त मंदिर, पवाया मंदिर, पवाया मंदिर, खोह मंदिर, खोह मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। शंकरगढ़ का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर, ये सब जो है गुप्तकालीन मंदिर है। अजंता की चित्रकारी देखिए, अजंता की चित्र जो है गुप्तकालीन है। ठीक है, जिसमें 29 गुफा चित्र हैं। कितने हैं, 29 गुफा चित्र हैं। इस 29 गुफा चित्र में 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। 16 में
मरणासन राजकुमारी का चित्र है, राजकुमारी का चित्र है 16 में, गुफा संख्या 16 में। 17 में क्या है, तो जातक कथा, जातक कथा से संबंधित चित्र है, ठीक है, जिसमें राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। और इसी गुफा में सिंघल राजकुमार, सिंघल राजकुमार का भी चित्र है, जो श्रीलंका, उस समय श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था। तो श्रीलंका के राजकुमार का चित्र अजंता के गुफा में है। महाबोधि मंदिर तथा राजगृह के मनियार मठ, कौन, महाबोधि मंदिर और राजगीर के मनियार मठ, मनियार मठ जो है ये दोनों गुप्तकालीन हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसके बाद अब आते हैं सुदर्शन झील। एक तथ्य है इसमें, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जो गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है, सुदर्शन झील, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कौन किया था, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य किया था, लेकिन इसी का के द्वारा करवाया गया था, जो पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा खड़ा होकर, पुष्यमित्र वैश्य वहाँ पे खड़ा हुआ था, जो पश्चिमी भारत के, वेस्ट भारत में सिंचाई के लिए किया गया था, सिंचाई के लिए किया गया था। इसी सुदर्शन झील में अशोक के समय तुसास्म एक बांध बनवाया, एक बांध बनवाया था। कौन बनवाया था, तुसास्म। और रुद्रदामन के समय बांध टूट गया तो पुनर्निर्माण करवाया, रुद्रदामन क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया, निर्माण करवाया किसका, सुदर्शन झील का, ठीक है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त भारी वर्षा के कारण टूट गया था, तो पुनरुद्धार, स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त ये पुनरुद्धार करवाया किसका, सुदर्शन झील का, पुनर्निर्माण रुद्रदामन और पुनरुद्धार स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त किसको बोला था, खुद तो गया नहीं होगा तो किसी को बोला होगा, तो किसको बोला था, पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है मेरे प्यारे। अब आइए देख लेते हैं उत्तर गुप्त काल जो बिहार से संबंधित है, इसके कुछ विशेष तथ्य। इसके संस्थापक जो था वो था आपका कृष्णगुप्त। कौन था, कृष्णगुप्त था इसके संस्थापक, जो कब से लेकर कब तक था, कृष्णगुप्त 480 से 502 ईस्वी तक, 480 से 502 ईस्वी तक था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, उत्तर गुप्त काल की अफसड़ अभिलेख से, अफसड़ लेख से जानकारी मिलती है कि उत्तर गुप्त काल या मगध गुप्त या मगध गुप्त या एक और जो है कि नाम से जाना जाता है परवर्ती गुप्त, ठीक है मेरे
प्यारे मित्रों, ये चीज़ समझ में आ गया कि कृष्णगुप्त जो था वो इसके संस्थापक था, जिसकी पुष्टि अवसर अभिलेख करती है। इसके बाद हर्षगुप्त आता है। हर्षगुप्त शासक बनता है उत्तर गुप्त काल का, जो हूणों से लड़ा था। तो प्रश्न बन जाता है कि कौन उत्तर गुप्त कालीन शासक था जो हूणों से लड़ा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हर्षगुप्त था। ठीक है। इसके बाद तीसरे शासक जीवित गुप्त आते हैं। जीवित गुप्त ये पहले हो गए, हर्षगुप्त दूसरे, और तीसरे शासक आते हैं कौन? जीवित गुप्त, जो 525 ईस्वी से लेकर 545 ईस्वी तक रहते हैं। जीवित गुप्त शासक रहते हैं। ठीक है। इसमें जो है कृष्णगुप्त तृतीय था, मतलब कृष्ण, इसके बाद एक शासक आता है चौथे नंबर पे, कृष्णगुप्त तृतीय, जो उत्तर गुप्त काल का स्वतंत्र शासक था। ठीक है। ये स्वतंत्र शासक था उत्तर गुप्त काल का। इसके बाद एक शासक बनता है 5वें नंबर का उत्तर गुप्त काल में, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त शासक बनता है, जो मौखरी शासक सर्ववर्मन की हत्या करके बनता है। ठीक है। इसके बाद इसका बेटा शासक बनता है। कौन बनता है? महासेन गुप्त। महासेन गुप्त शासक बनता है, जिसके समय में सिर्फ पश्चिमी मालवा, मतलब वेस्ट मालवा ही उत्तर गुप्त काल के साम्राज्य में रह जाते हैं। और इसी दामोदर गुप्त के बेटा महासेन गुप्त के समय में शशांक बंगाल में गौड़ साम्राज्य की स्थापना करता है। बंगाल में गौड़ राज्य की स्थापना करता है। कौन? शशांक। और यही शशांक बोधि वृक्ष को कटवा देता है। ठीक है। ये शशांक ही था जो बोधि वृक्ष को कटवा देता है, गया के बोधि वृक्ष को। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब हर्षवर्धन जो था, इसके समय में एक यात्री आया था, वेनसांग। ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग आया था, नालंदा महाविद्यालय में आया था, जो 6 वर्षों तक रुका। कब तक रुका? 6 वर्षों तक रुका था। कौन? वेनसांग। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था, जो 6 वर्षों तक रुका था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। माधव गुप्त का जो बेटा रहता है, एक चीज फैक्ट याद रखिएगा, माधव गुप्त का जो बेटा रहता है, माधव गुप्त का बेटा का क्या नाम रहता है? एक आदित्य सेन। ये बड़े खुराफाती रहता है, और ये क्या करता है? तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाता है।
ये सवाल दिमाग में आता होगा कि तिब्बत क्यों बिहार पे आक्रमण किया, तिब्बत क्यों बिहार पे आक्रमण किया। तो ये इसलिए आक्रमण किया था कि 670 ईस्वी में अर्जुन नामक कोई राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद अर्जुन नामक राजा ने तिब्बत और नेपाल पर आक्रमण कर देता है। तो इसी के कारण बिहार और बंगाल के कुछ भाग पर तिब्बत के लोग अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो जिसको मुक्त करवाता है आदित्य सेन। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद अब देखते हैं पाल काल। पाल काल बिहार में, पाल काल कल देख लेंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको बना देंगे। और इसके बाद 10 से 20 मिनट लगेगा क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय वंश जो बिहार के हैं। इसके बाद हम लोग मगध साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मगध कह रहे गलती से निकल गया, मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। 2 वीडियो मध्यकाल का होगा, इसके बाद हम लोग मॉडर्न में निकल जाएंगे और मॉडर्न ख़त्म करते तुरंत हम लोग जियोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।